ये फैन ने अपने बाएं हाथ में प्राचीन कांस्य दीपक पकड़ लिया और 2 कदम पीछे हट गया। उसके दाहिने हाथ ने पुरुष छात्र का कॉलर पकड़ लिया और उसे लगभग जमीन से उठा लिया। पैंग बो, जो उसके बगल में था, गुस्से में था। वह चिल्लाया, तुम बेरहम कमीने! तुम सच में एक कृतघ्न हो। क्या तुम भूल गए हो कि अभी तुम्हारे साथ पीतल का दीपक किसने बांटा था? किसने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें सुरक्षित यहाँ पहुंचाया? पैंग बो ने आगे बढ़कर उस पुरुष छात्र का कॉलर पकड़ लिया। वह उसे इंद्रधनुष वेदी से बाहर फेंकना चाहता था। उसके सामने जो दृश्य था, वह वाकई बहुत क्रोधित करने वाला था। खांसी। पुरुष छात्र का चेहरा पीला पड़ गया था। जब ये फैन ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया तो वह संघर्ष करने लगा, लेकिन वह ये फैन की पकड़ से बच नहीं सका। अब जब पैंग बो ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी तो वह लगभग बेहोश हो गया था। उसके आसपास के लोगों के हाव भाव अलग अलग थे। उनमें से कुछ पहले से ही बेचैन थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में कोई कदम उठाएगा। इसके अलावा लक्ष्य ये फैन था जिसने पहले उसकी मदद की थी। हे कृतघ्न, क्या अभी भी तुम्हारे पास विवेक है? अगर ये फैन तुम्हें नहीं बचाता तो तुम बाहर ही मर जाते। पैंग बो ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा गुस्सा आया। वह एक गुस्सैल व्यक्ति था और उसे लगा कि दूसरे पक्ष को इस तरह बाहर फेंकना उसके गुस्से को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और दूसरे पक्ष को 4 या 5 बार थप्पड़ मारे। उसके पीछे खड़ा एक पुरुष छात्र आगे आया और बीच बचाव करने की कोशिश की। हम 4 साल से सहपाठी हैं। ऐसा मत करो। पैंग बो, जाने दो। पैंग बो ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए जाने दूंगी क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वही फैन को मारना चाहता था? अगर ये फैन की त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती तो उसे इंद्रधनुष वेदी से बाहर और तूफान में धकेल दिया जाता। हम ऐसे दुष्ट कमीने को कैसे जाने दे सकते हैं? हम सभी एक ही जगह से हैं, इसलिए हमें एक ही नाव में सवार होना चाहिए। हम बातचीत करके मामले को सुलझा सकते हैं, पहले उसे जाने दें। एक अन्य पुरुष छात्र बीच बचाव करने के लिए आगे आया। पैंग बो साफ तौर पर देख सकता था कि यह व्यक्ति लियू युंजी के साथ खड़े लोगों में से एक था। भले ही वे अलग हो गए थे, लेकिन वे दोनों निश्चित रूप से एक ही नाव में सवार थे। इसके अलावा जिस पुरुष छात्र को उसने पकड़ा था, वह भी उनके साथ था। हालांकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वे साजिश करता थे, लेकिन पैंग बो को परिणामों की परवाह नहीं थी। उसने अपना मन बना लिया। उसने सबूतों की परवाह किए बिना दूसरे पक्ष को याद किया। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। अगर कोई तुम्हें मारना चाहे तो क्या तुम तब भी शांत रह पाओगे? मैं तुम्हें इंद्रधनुष वेदी से बाहर धकेल दूं और देखूं। पैंग बो जितना ज्यादा बोलता गया, उतना ही वह क्रोधित होता गया। पिट्टर पटक की आवाज के साथ उसने किनली को कुछ और बार जोर से थप्पड़ मारे। उसे मत मारो। हम बातचीत करके मामले को सुलझा लेंगे। पहले उसे नीचे रखो, फिर हम चर्चा करेंगे कि उससे कैसे निपटना है। एक छात्रा ने लियू युंजी की ओर देखते हुए कहा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लियू युंजी बहुत शांत रहे। उन्होंने उन्हें मनाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया, नहीं उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। ऐसा लग रहा था जैसे कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं था और वे किनारे से स्थिति के विकास को देख रहे थे। ये फैन ने सभी के हाव भाव देखे। ये देखकर कि वह लियू युंजी को बाहर नहीं निकाल सकता, उसने पैंग बो को रोका और कहा, उसे जाने दो। हाँ, पहले जाने दो। हाँ, पहले उसे जाने दो। सहपाठियों के बीच ऐसी कोई बात नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। इसे बहुत ज्यादा कठोर मत बनाओ। 2 पुरुष छात्र और महिला छात्रा जिन्होंने अभी अभी लियू युंजी को मनाने की कोशिश की थी, बोल पड़े। उसी समय दूसरों ने देखा कि ये फैन ने खुद बोल दिया है, इसलिए उन्होंने भी उसे मनाने की कोशिश की। इसे बहुत कठोर बनाओ। क्या आपको लगता है कि हमने अभी तक ये रेखा पार नहीं की है? पैंग बो ने लियू युंजी के साथ मौजूद पुरुष छात्र को घूरते हुए कहा, उसने ये फैन को लगभग मार ही डाला था और तुम अभी भी उसे इस तरह से माफ करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि पैंग बो ने परेशानी जारी नहीं रखी। ये फैन का इशारा देखकर उसने आखिरकार उसका हाथ छोड़ दिया। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि पैंग बो के जाने के बाद ये फैन ने खुद को नहीं छोड़ा। उसने एक हाथ से पुरुष छात्र का कॉलर पकड़ा और लगभग सीधे उसे उठा लिया। कुछ ही कदमों में वह इंद्रधनुष वेदी के किनारे पर आ गया और पुरुष छात्र को बाहर फेंकना चाहता था। हर कोई दंग रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फैन ऐसा करेगा। उसी समय वे ये फैन की ताकत से बहुत आश्चर्यचकित थे। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन याद करते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो उसे ट्री शेड फील्ड में बर्बर उपनाम दिया गया था। ये फैन सौम्य दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था और उसकी ताकत अद्भुत थी। एक लड़की को उठाने की तरह उसने पुरुष छात्र को एक हाथ से इंद्रधनुष वेदी के किनारे तक ले गया। इससे पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? ये फैन ने उसे एक हाथ से वेदी के किनारे पर दबा दिया, किसी भी समय उसे नीचे धकेलने के लिए तैयार। वह धुंधली रोशनी की ढाल से सिर्फ आधा फीट की दूरी पर था। पुरुष छात्र डर गया और चिल्लाया, मुझे धक्का मत दो। मैं एक भेड़िया और एक कुत्ता हूँ। मैं लालच में अंधा हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझे जाने दो। मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये फैन मुस्कुराया, उसके मुंह में सफेद दांत दिखाई दिए। वह बहुत उज्जवल दिख रहा था और बोला, लोग चाहे जो भी करें, उनका कोई ना कोई मकसद होता है। क्या तुम यह नहीं कहना चाहते? मैं वास्तव में आपको तूफान द्वारा आकाश में उड़ाए जाते हुए नहीं देखना चाहता। ये कहने के बाद उसने छात्र को एक हाथ से दबाया और उसे इंद्रधनुष वेदी से बाहर धकेल दिया। मदद करना। पुरुष छात्र वास्तव में भयभीत था। वह जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। एक आधुनिक शहरी के रूप में उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। छात्र मौके पर ही गिर गया। तूफान के सामने उसका चेहरा पीला पड़ गया था, खून का एक भी निशान नहीं था। यह अच्छा नहीं है। ये फान, उसे जाने दो। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, हर बात पर चर्चा हो सकती है। आप सहपाठियों की दोस्ती को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर कोई मर जाए तो अच्छा नहीं है। ये वही छात्र थे जो उसे रोकने के लिए बोल रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े थे। क्लैंग।
पैंगबो ने महान लेन मंदिर की कांस्य पट्टिका, जो मनुष्य की आधी ऊंचाई की थी, जमीन पर रख दी। उसने उन पर कड़ी नजर डाली, जिससे वे वहीं रुक गए। ये फान ने पलटकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। वह मुझे कारण बताने को तैयार है। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि मैंने क्या गलत किया। मेरा उससे कोई विवाद नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। जब वह फिर से घूमा और वेदी के किनारे पर दबाए गए पुरुष छात्र का सामना किया, तो उसकी आंखें अचानक उग्र हो गईं। अगर दूसरा पक्ष कुछ नहीं कहता, तो वह सीधे उसे बाहर धकेल देगा। ये वह संदेश था जो ये फैन ने अपनी आंखों से भेजा था। मुझे मुझे प्राचीन मंदिर में कुछ नहीं मिला। मेरे पास भगवान की कोई वस्तु नहीं थी। मुझे खतरा महसूस हुआ, इसलिए मैं लालची हो गया। कैसा भेड़िया है। ऐसा कहते हुए उसने अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। ये फैन ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे उसे बाहर धकेल दिया। उसका आधा शरीर अचानक हवा में लटक गया, लगभग धुंधली रोशनी की परत को छू रहा था। नहीं, मदद करो। पुरुष छात्र डरकर चिल्लाया। ये ली चांगकिंग था। उसी ने मुझे यह विचार दिया था। ये फैन ने उसे पीछे खींच लिया। उसे इस रीढ़विहीन नर्म भाले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस तरह का व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता था। वह कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। अगर उसने सच में उसे सबके सामने पंचरंगी वेदी से बाहर धकेल दिया, तो शायद बाकी छात्रों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आखिरकार वे सहपाठी थे, इसलिए लाभ नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था। ये फैन ने बहुत ही सहजता से उससे मिनरल वाटर की बोतल ली, फिर उसके कंधे को थपथपाया और कहा, हम 4 साल से सहपाठी हैं और हमने इस अप्रत्याशित घटना का सामना एक साथ किया है। ये सबसे अच्छा है अगर हम एक ही नाव में एक दूसरे की मदद करें। बेशक, बेशक। इस छात्र ने आजादी वापस पाने के बाद भी अपना शरीर कांप रहा था। वह पीछे हटते हुए कांप रहा था। इस समय पैंगो पहले से ही गुस्से में था। उसने कांस्य पट्टिका को उठाया और आगे बढ़कर उसे ली चांगकिंग नामक छात्र की ओर फेंक दिया। टकराना। पैंगो लंबा और मजबूत था। वह बहुत ताकतवर था। उसने कांस्य पट्टिका को घुमाया और उस व्यक्ति को वहीं जमीन पर गिरा दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करते रहे। तो इसके पीछे तुम ही थे। पैंगो ने कांस्य पट्टिका को अपने शरीर पर रखा और कहा, तुमने 4 साल के सहपाठी के खिलाफ भी साजिश रची। क्या तुम में अभी भी कोई मानवता है? वह बहुत गुस्से में था। ली चांगकिंग उन लोगों में से एक था जो कुछ समय पहले लियू युंजी के साथ खड़ा था। वह उन लोगों में से भी एक था जो ली चांगकिंग को रोकने की कोशिश करता रहा। ये फैन आगे बढ़ा और बहुत ही सहजता से ली चांगकिंग के शरीर से पानी की बोतल ली। उसने उसे पैंगो के हाथों में थमा दिया। उसे पानी की दूसरी बोतल लेते देख सभी के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभर आई। अगर वे जल्दी से मंगल ग्रह से नहीं भाग पाए, तो उन्हें डर था कि कुछ ही घंटों में पानी उनके लिए सबसे कीमती चीज बन जाएगा। ये फैन को बहुत अफसोस हुआ कि वह लियू युंजी को नहीं ढूंढ पाया। हालांकि उसे पता था कि यह संभवतः उसी ने किया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब सबके सामने उससे झगड़ना ठीक नहीं था। ली झांगकिंग बहुत जिद्दी था। उसने पैंगो को उसे सबक सिखाने की अनुमति दी, लेकिन उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि वह गुस्सैल स्वभाव का था और उसे लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए थी, जिससे वह छात्र उस पर लालच करने लगा और ये फैन पर हमला कर दिया। पैंगो वास्तव में उसे सीधे इंद्रधनुष वेदी से बाहर फेंकना चाहता था। हालांकि वह केवल अपने गुस्से को दबा सकता था और अन्य छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि उसे लगा कि यह शांतिपूर्ण रिश्ता लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। अगर फिर से अस्तित्व का संकट आया, तो उसे डर था कि पूर्व सहपाठियों की दोस्ती और चेहरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों के दिलों में पहले से ही बेचैनी महसूस होने लगी थी। ये फैन नाराज नहीं था। उसने ली चांगकिंग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी लोग बहुत जटिल होते हैं। कुछ चीजों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा आत्मकेंद्रित होना सबसे अच्छा है। दूसरों के द्वारा एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल न किए जाएं। ये कहते हुए वह नीचे बैठ गया और शांति से ली चांगकिंग की कमर पकड़ ली। उसका लक्ष्य एक टूटी हुई मछली का ड्रम था। ये वही प्राचीन वस्तु थी जो ली चांगकिंग को टेम्पेस्ट मंदिर में मिली थी। आप क्या कर रहे हो? ली चांगकिंग ने हिंसक संघर्ष किया। पैंगो द्वारा पीटे जाने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन इस समय वह घबरा रहा था। उसने अपनी कमर पर मछली के ड्रम को ढकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि उसका ऊपरी शरीर अभी भी पैंगो की कांस्य पट्टिका द्वारा धकेला जा रहा था। वह किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था और इसे रोक नहीं सकता था। बूम! अचानक ली चांगकिंग के शरीर पर मछली के ड्रम से एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि निकली। हरे रंग की रोशनी की किरणें नाचती हुई बिजली की तरह निकली। ये थंडर के देवता के दिव्य ड्रम की तरह था। ये गुनगुनाता और कांपता था। फिर इसने और भी तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकाली। बैंगनी रोशनी चारों ओर घूम गई और तुरंत अंदर ली चांगकिंग की रक्षा की। वह स्थान एक विशाल बैंगनी कोकून की तरह चमकीला और दैवीय था। इससे एक चमकदार दिव्य चमक निकल रही थी और पूरे इंद्रधनुष वेदी को रोशन कर रही थी। आसपास के लोग चौंक गए। उन्हें लगा कि उनके कान भन-भना रहे हैं। कुछ लोग तो स्थिर होकर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और लगभग जमीन पर गिर पड़े। उसी समय पैंगो के हाथ में कांस्य पट्टिका हजारों प्रकाश किरणों के साथ फूट पड़ी। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के साथ 4 शब्द टेम्पेस्ट टेम्पल आसमान में उड़ गए। अलौकिक मंत्रोच्चार की लहरें गूंज उठी। बौद्ध मंत्रोच्चार गड़गड़ाहट के समान था। टेम्पेस्ट मंदिर की कांस्य पट्टिका से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने विशाल बैंगनी कोकून को तुरंत दबा दिया। मछली के ड्रम से निकलने वाली आवाज लगभग गायब हो गई। उसी समय ये फैन के हाथ में कांस्य दीपक से हल्की सी चमक निकली। इसने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। पवित्र और शुद्ध दिव्य प्रकाश की एक परत उसके शरीर की सतह पर समान रूप से छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिव्य कवच पहन रखा हो। चमक चमकदार नहीं थी। ये बहुत धुंधली और कोमल थी। हालांकि इसने सभी को श्रद्धा का एहसास कराया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता वहां खड़ा था। पवित्र और शुद्ध चमक की वो परत किसी देवता के दिव्य कवच की तरह थी। इसने ये फैन को दूसरी दुनिया जैसा बना दिया।
मछली का ड्रम वहीं दबा दिया गया। बैंगनी चमक को रोक दिया गया और विशाल कोकून गायब हो गया। टूटा हुआ मछली का ड्रम धुंधला हो गया और फिर से सामान्य हो गया। ये फैन शांत और संयमित था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। इस समय वह एक जीवित देवता की तरह था। कांस्य दीपक दिव्य वैभव के साथ टिमटिमा रहा था, जिससे वह और भी अधिक अलौकिक लग रहा था। इस समय वह छात्रा जिसने लियू युंजी से कुछ ही दूरी पर ये फैन और पैंगबो को रोकने की कोशिश की थी, अपने हाथ में एक टूटी हुई कांस्य घंटी लेकर आगे आई। ये फैन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। इसके तुरंत बाद एक अन्य पुरुष छात्र भी आगे आया और बोला, हमें सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। हमें इस तरह एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। आपको इतना निर्णायक नहीं होना चाहिए। ये दोनों लोग शुरू से ही लियू युंजी और ली चांगकिंग के पक्ष में बोलते रहे थे। उनका रुख पहले से ही स्पष्ट था। इस समय वे स्पष्ट रूप से ये फैन को किसी अन्य देवता की कलाकृति प्राप्त नहीं करने देना चाहते थे। इस समय लियू युंजी, जो इस मामले से दूर रह रहा था, हाथ में वज्र मूसल लेकर आगे आया। ये फैन, जो बीत गया सो बीत गया। भले ही वह भी गलत था, तुम उसे इस तरह से सजा नहीं दे सकते। यह उसकी जान लेने के बराबर है। ये फैन की उम्मीदों के विपरीत झो हुई, जिसने अपनी राय व्यक्त नहीं की थी और ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था, एक हाथ में बैंगनी सोने का भिक्षा पात्र लेकर आया और सलाह दी, ये फैन, आपको उसका मछली का ड्रम नहीं लेना चाहिए। आपके पास पहले से ही तांबे का दीपक है, एक और कलाकृति बेकार है। यदि वह अपना मछली का ड्रम खो देता है, तो बहुत संभावना है कि वह उस अज्ञात और भयानक चीज से मारा जाएगा।